आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम आगमन और निगमन विधि के बारे में बातें कर रहे थे। आज आपको गुणात्मक एवं गणनात्मक शोध इस विषय में कुछ बातें करेंगे। ये अंतिम इकाई है जो आपके प्रश्न पत्र की, रिसर्च मेथोडोलॉजी की। आपका कोर्स करीब-करीब 99% खत्म हो गया है और पुनः आप जो कहेंगे, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो चैप्टर आपको हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे। लेकिन ये आपको तय करना है कि आप कौन-सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। जब तक ऑफलाइन क्लासेस की सरकार से कोई आदेश नहीं होता है, तब तक ऑनलाइन क्लास में आप सबसे इसी तरह से जुड़ के और हम कक्षा लेते रहेंगे। तो गुणात्मक एवं गणनात्मक शोध पर आज चर्चा करनी है और कल भी हमने थोड़ी-सी चर्चा इसमें किया था। ये हम जानते हैं कि कोई भी विषय हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो समाज शास्त्र हो, हर विषय की, हर विज्ञान की अपनी एक विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट मैटर। हम उसके अंतर्गत किन-किन चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम जब समाज शास्त्र का अध्ययन करेंगे, समाज शास्त्र की बात करेंगे, तो उसमें समाज से संबंधित सारे पक्ष उसमें सम्मिलित होंगे। हम परिवार पर भी अध्ययन करेंगे, हम विवाह पर भी अध्ययन करेंगे, हम सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे, हम सामाजिक व्याधिकी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सोशल पैथोलॉजी माने समाज में जो ऐसे कारक जो समाज को विघटित करते हैं, समाज में विसंगतियां स्थित उत्पन्न करते हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ हम समाजशास्त्र में उन कारकों का भी अध्ययन करेंगे जो समाजशास्त्र के संगठनात्मक पक्ष को मजबूत बनाते हैं। परिवार का भी अध्ययन करेंगे, नातेदारी का भी अध्ययन करेंगे, विवाह का भी अध्ययन करेंगे, समूह का भी अध्ययन करेंगे, समुदाय का भी अध्ययन करेंगे। अर्थात समाज से जुड़े उन सारे पक्षों का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो हर विषय की अपनी विषय वस्तु होती है। राजनीति शास्त्र में हम राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र में हम आर्थिक क्रियाओं का करते हैं। उसी तरह से समाजशास्त्र में हम सारे सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस विषय वस्तु को समझने के लिए उस विषय की एक विशिष्ट पद्धतियां होती हैं। इन्हीं विशिष्ट पद्धतियों के आधार पर एक विषय को दूसरे विषय से पृथक किया जाता है। अब विज्ञान की दूसरी पद्धति होगी, समाज विज्ञान की दूसरी पद्धति होगी, भूगोल की दूसरी पद्धति होगी, मनोविज्ञान की दूसरी पद्धति होगी। हालांकि समाज विज्ञान की सारी पद्धतियां एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भिन्नता हमें देखने को मिलती है। समाजशास्त्र में भी विषय वस्तु का अध्ययन कुछ विशिष्ट पद्धतियों की सहायता से किया जाता है। जो पद्धतियां संख्याओं एवं माप को महत्व देती हैं, उन्हें हम गणनात्मक पद्धतियां कहते हैं। इसको हम क्वांटिटेटिव मेथड्स कह देंगे, जहां पर संख्याओं और माप का ज्यादा महत्व होता है। और इन पद्धतियों में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख स्थान है। अवलोकन, सहभागी अवलोकन को छोड़कर प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, ये सब गणनात्मक पद्धतियां ही मानी जाती हैं। इन पद्धतियों द्वारा सूचना संकलन करने के पश्चात सारणीयन किया जाता है। जब आप आगे डिसर्टेशन लिखेंगे या जब आप पीएचडी करेंगे, तो इन सारी चीजों को, इन बारीकियों को आप और ज्यादा से समझेंगे और इनका प्रयोग करेंगे। तो इनमें सारणीयन किया जाता है और सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है।
हमने मान लीजिए 100 लोगों का अध्ययन किया है, तो 100 लोगों में अगर हम अलग अलग इनका वर्णन करेंगे, आयु के आधार पर, जाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोग युवा हैं, कितने लोग वयस्क हैं, कितने लोग प्रौढ़ हैं, कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं। तो ये एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होगा, एक सांख्यिकी विश्लेषण होगा। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? आपके गणनात्मक शोध में आएंगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएंगी। अब गुणात्मक पद्धतियां क्या है? गुणात्मक पद्धतियां केवल गुणों को महत्व देती हैं, संख्याओं को नहीं देती। जब हमें कुछ ऐसे मनुष्य मनुष्य बहुत ही जटिल, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है सरल नहीं होता है, बहुत जटिल होता है। और जब मनुष्य का व्यक्तित्व जटिल होगा तो निश्चित समाज भी बहुत पहले सरल था, लेकिन अब जटिलता बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे समाज में जटिलता बढ़ेगी, उसके अध्ययन के लिए हमें गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गुणात्मक पद्धतियां केवल गुणों को महत्व देती हैं, संख्याओं को नहीं। इनमें अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन मात्र किया जाता है, अर्थात उनका केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार का शोध वास्तव में वर्तमान स्थिति की व्याख्या तथा विवेचन प्रस्तुत करता है। इसका संबंध उन स्थितियों, व्यवहारों या संबंधों से है जिनका अस्तित्व वर्तमान में है, अथवा उन दृष्टिकोणों या मनोवृत्तियों से है जिनका वर्तमान में प्रचलन है। सहभागी अवलोकन आपको बताया है, सहभागी अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण तथा जीवन इतिहास, ये गुणात्मक पद्धतियां मानी जाती हैं। इन पद्धतियों के प्रयोग से स्पष्ट है कि शोध गुणात्मक अथवा गणनात्मक किसी रूप में हो सकता है। तो ये गुणात्मक और गणनात्मक जो शोध हैं, इनको हमने जो अभी आपको पढ़ाया है, बहुत सारी पद्धतियां पढ़ाई है, और साक्षात्कार पढ़ाया, अवलोकन, सहभागी अवलोकन के बारे में बताया। तो ये सारी चीजें इन्हीं पद्धतियों से जुड़ी हुई। वास्तव में शोध का प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर खोजना होता है। हम कोई भी अनुसंधान करते हैं, कोई सामाजिक अनुसंधान करते हैं, तो उस सामाजिक अनुसंधान का हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि ये जो किसी समस्या पर अध्ययन कर रहे हैं या किसी नीति का मूल्यांकन कर रहे हैं या किसी के बारे में कोई भी योजना है, उस योजना को के बारे में जानना है, उस योजना के बारे में लोगों के दृष्टिकोण को जानना है, इसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये वास्तव में शोध इसलिए कर रहे हैं कि हमें उन प्रश्नों के उत्तरों को खोजना है, और इसका उद्देश्य अध्ययनरत समस्या के अंदर छिपी यथार्थता का पता लगाना है कि कौन सी रियलिटी छिपी, जो घटना घट गई है या जो समस्या आई है, उस समस्या में कौन सा यथार्थ है, छुपा हुआ है, वो कौन से तथ्य छुपे हुए हैं जो कि उसको प्रभावित कर रहे हैं। और इन सब की खोज करना किसी जानकारी या समस्या के बारे में नहीं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। यद्यपि प्रत्येक शोध को अपने विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, कोई भी शोध हम करते हैं, उस शोध का अपना एक उद्देश्य होता है। सेल्टिस, जहोदा, सीआर कोठारी, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 4 श्रेणियों में इसको विभाजित किया है। जैसे पहला हो गया किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना अथवा इसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना। वास्तव में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाने वाले शोध को हम अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं।
अन्वेषण करना, खोज करना। जब हम किसी तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या किसी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तो वो अन्वेषणात्मक शोध कहलाता है। फिर दूसरा यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करना, यह भी एक लक्ष्य है। और सही चित्रण करना यह क्या है? जब हम इस शोध का प्रयोग करते हैं तो उसे हम वर्णनात्मक शोध करते हैं, एनालिटिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च। कि हम इन जिस समस्या, जिस परिस्थिति, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, वो अध्ययन जो है हमारा वर्णनात्मक होगा। तो हम जब कोई वर्णन करते हैं तो वो जो है वर्णनात्मक ही अध्ययन होगा। तो ये हो जाएगा। फिर तीसरा होगा, किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी है, कोई भी घटना घट रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फ्रीक्वेंसी का निर्धारण करने का भी अपना एक लक्ष्य होता है, अपने शोध का उद्देश्य होता है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करना अथवा किसी अन्य वस्तु के साथ संबंध निर्धारित करना, जब हम इस तरह का शोध करते हैं तो ये क्या होता है? ये डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। इसको डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं, निदानात्मक हम जिसे कहते हैं, जब हम किसी समस्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इसका जो है निदानात्मक हम अध्ययन करते हैं। तो हम एक्सप्लोरेटरी भी करते हैं, जब कोई समस्या को खोजते हैं तो वो अन्वेषणात्मक शोध होता है। जब किसी समस्या का एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो हम वो क्या हो गया? वर्णनात्मक शोध होता है। किसी समस्या का निदान हम करते हैं, जैसे अभी कोविड-19 है। अब कोविड-19 को खत्म करने के लिए जितने भी हमारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां बना रहे हैं, तो इसके निदान के लिए, जो है उपचार के लिए कर रहे हैं, ये हमारा निदानात्मक हो जाएगा। और विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली उपकल्पनाओं का परीक्षण करना, ये भी एक लक्ष्य होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये उपकल्पना परीक्षण शोध, अथवा इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, प्रायोगिक शोध कहते हैं। तो अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य अज्ञात तथ्यों की खोज करना, अज्ञात तथ्यों की खोज करना है, अर्थात तथ्यों के बारे में नवीन अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। ताकि यह नवीन अंतर्दृष्टि क्यों प्राप्त करना है? इसलिए ताकि यथार्थ समस्या का निर्माण किया जा सके अथवा उपकल्पनाएं बनाई जा सके। किसी संरचनात्मक अध्ययन करने से पहले शोधकर्ता द्वारा किसी प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने, अवधारणाओं को स्पष्टीकरण करने, अग्रिम शोध के लिए प्राथमिकताओं का पता लगाने, यथार्थ परिस्थिति में शोध करने की व्यावहारिक संभावनाओं का पता लगाने अथवा महत्वपूर्ण समस्याओं का पता लगाने, इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्वेषणात्मक शोध करते हैं। हम पहले भी इन शोधों के प्रकार बता चुके हैं, लेकिन जब हम गुणात्मक और गणनात्मक शोध के बारे में प्रकाश डालेंगे तो ये इनका एक तरह से वर्णन करना, इनके बारे में बताना समीचीन हो जाता है। अन्वेषणात्मक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य शोध के लिए समस्या का निर्धारण करना। जैसे मान लीजिए आपका कोई शोध है, कोई समस्या, गांव में और शहर में हर जगह आप समस्या देखते हैं कि दहेज की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है या जो बाल विवाह हो रहा है। बहुत सारे आज, हालांकि बाल विवाह के लिए बहुत सारे कठोर कानून बनाए गए, बहुत सारी जागरूकता फैलाई गई, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बाल विवाह होता है। तो एक समस्या है। अब ये समस्या क्यों है, इसके अन्वेषण जब हम करेंगे
तब इस तरह के अध्ययन प्रविधि का प्रयोग करेंगे। सेल्टिस और जहोदा जब ऐसी बात करते हैं तो सेल्टिस और जहोदा इनका मानना है कि अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो अधिक निश्चित शोध हेतु संबद्ध उपकल्पना के निर्माण में सहायक होगा। कई बार शोध समस्या के बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती है, अर्थात हमें इसके सामाजिक महत्व, सैद्धांतिक पहलुओं, व्यावहारिक स्वरूप तथा इससे संबंधित विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भी अन्वेषणात्मक शोध लचीलापन पाया जाता है। इसमें इस शोध की यही विशेषता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम अपने ढंग से उसको संरचित कर सकते हैं। अब वर्णनात्मक शोध, एक्सप्लेनेशन, हम किसी एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी समस्या के जो तथ्य प्राप्त होंगे उन समस्या का एक्सप्लेन हमें करना है। तो वर्णनात्मक एवं निदानात्मक शोध परस्पर एक दूसरे से संबंधित शोध है, एक दूसरे से रिलेटेड शोध। इनमें जो है डायग्नोस्टिक और एक्सप्लोरेटरी, इन दोनों में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक पारस्परिक संबंध है। क्योंकि प्रथम का उद्देश्य शोध समस्या से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना है, वर्णनात्मक का क्या उद्देश्य है कि जो शोध समस्या है उससे ज्ञान प्राप्त करें। और जबकि द्वितीय निदानात्मक का उद्देश्य क्या है, उसका निदान करना। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका अन्वेषण करता है कि इसकी बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है, और जब वो बीमारी की जड़ तक पहुंच जाता है तो फिर वो उस तरह से ट्रीटमेंट करता है, दवाइयां देता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वर्णनात्मक एवं निदानात्मक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। माने एक का समस्या का पता लगाना और दूसरे का उसके ट्रीटमेंट करना, परंतु दोनों एक नहीं है, यह हमें ध्यान रखना होगा। इनमें स्पष्ट भेद भी पाया जाता है। वर्णनात्मक शोध का उद्देश्य समस्या के संबंध में पूर्ण, यथार्थ एवं विस्तृत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना होता है। इसके द्वारा वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है। और निदानात्मक शोध का उद्देश्य समस्या का निदान प्रस्तुत करना है, इसलिए यह अधिक संरचित होता है, उपकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है तथा समस्या के उपचार इत्यादि पर अधिक बल देता है। डॉक्टर बहुत सारी केस हिस्ट्री पूछेगा, बहुत सारे चीजें पूछेगा, आप कैसा खाए हैं, कहाँ कोई आप फिल्टर पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आप फूड हैबिट आपकी क्या है, मतलब बहुत सारे प्रश्न वो पूछेगा और वो जानने का ये प्रयास करेगा कि हाइपोथेटिकल अपना जो है उसके बारे में एक हाइपोथेटिकल एक व्यू तैयार करेगा, विचार तैयार करेगा कि इस कारण इसका समस्या आ गई है, ये बीमारी आ गई है। तो ये वर्णनात्मक और निदानात्मक शोध हो गए। अब आ जाता है प्रायोगिक अथवा परीक्षणात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रयोगशाला में, सबसे पहले सवाल इसी में समाजशास्त्र को लेकर उठाए जाते हैं कि समाजशास्त्र के पास कोई प्रयोगशाला नहीं है। विज्ञान में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अनुसंधान की एक बहुत बड़ी वकालत की जाती है कि नहीं, विज्ञान के पास तो एक्सपेरिमेंट होता है, उसके पास प्रयोगशाला है, वहां एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र के पास कोई प्रयोगशाला नहीं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि समाज की प्रयोगशाला, समाजशास्त्र की प्रयोगशाला समाज है, क्योंकि समाज में ही घटनाएं घटती। तो प्रायोगिक अथवा परीक्षणात्मक शोध प्रयोगशाला में प्रयोग की तरह दो विभिन्न वेरिएबल्स, दो विभिन्न चरों के परस्पर संबंध का अध्ययन करने के लिए किया जाता है कि दोनों चरों के बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है। इसमें एक नियंत्रित समूह बनाया जाता है, जिसे कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप हो गया और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। बहुत सारे ऐसे अध्ययन हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमको यह जानना है
2 गांव का हम चुनाव कर ले, एक ट्राइबल एरिया का ले ले, ट्राइबल जनजातीय क्षेत्र के 2 गांव का हम चुनाव कर ले, जहां पे बिल्कुल रिमोट एरिया है, कोई भी वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, कोई जनसंचार के साधन नहीं है, कुछ भी नहीं। अब 2 गांव को चुनाव करने के बाद एक गांव को हमने कंट्रोल कर लिया, उसको उसी हाल पे छोड़ दिया, जिस तरह से वो ट्रेडिशनल सोसाइटी वहां की है उसी तरह से जो है उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन जो दूसरा गांव हमने किया है उसको हम एक्सपेरिमेंटल में लाएंगे। एक्सपेरिमेंटल कैसे करेंगे? वहां पे हमने टेलीविजन की भी व्यवस्था करवा दी, रेडियो भी व्यवस्था करवा दी, कुछ लोगों को मोबाइल भी बांट दिए, और 6 महीने बाद या कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब हम दोनों गांव पे अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल विलेज है, जहां हम प्रयोग कर रहे हैं, वहां के जो सांस्कृतिक इन्वायरमेंट है, जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, सांस्कृतिक वातावरण है, उनके व्यवहार, उनके बातचीत, इन सब में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो जनसंचार के साधनों के प्रभावों का अगर हमें अध्ययन करना है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इस तरह से हम जो है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल, जिसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, बनाए जाते हैं। नियंत्रित समूह को जैसे वह है वैसे ही रहने दिया जाता है। अध्ययन में वैज्ञानिक विधि के सभी चरण अपनाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि दोनों नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह, दोनों कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, दोनों समाज के लोगों में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चैपिन कहते हैं कि समाजशास्त्री शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत निरीक्षण द्वारा मानवीय संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। उनका कहना है कि हम जो ह्यूमन रिलेशंस है, ह्यूमन रिलेशंस कैसे प्रभावित होते हैं, बाह्य प्रभाव से किस तरह से प्रभावित होते हैं, अगर इन चीजों की जानकारी हमें देखना है तो हमें इस विधि का उपयोग करना पड़ेगा। वास्तव में सामाजिक विज्ञानों में किया जाने वाला शोध को इसकी प्रकृति एवं अन्वेषण हेतु प्रयुक्त पद्धतियों के आधार पर मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक गुणात्मक एवं गणनात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो गुणात्मक शोध से अभिप्राय उस शोध से होता है जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक घटना के गुणों का उजागर करना होता है, और यह एक प्रकार का वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव अध्ययन होता है। इस अध्ययन में सामाजिक घटनाओं का वर्णन ज्यों का त्यों करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के शोध में मात्राओं अथवा संख्याओं का प्रयोग नहीं होता है। तो गणनात्मक शोध वैसे शोध को कहते हैं जिस शोध में क्वांटिटेटिव माने नंबर, संख्या, इनका प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार के शोधों की अपनी पृथक पृथक प्रविधियां हैं। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल आपके लिए सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, निर्देशिका, वैयक्तिक अध्ययन, जीवन इतिहास, ये गुणात्मक शोध की प्रमुख प्रविधियां हैं। क्योंकि जब हम सहभागी अवलोकन, हम जब किसी भी समूह के साथ हमारी सहभागिता होगी तो हम उसके उन सारे चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, उसके एटीट्यूड्स को भी जानने का प्रयास करेंगे, उसके सांस्कृतिक विशेषताओं का भी जानने का प्रयास करेंगे, उसके व्यवहार को भी जानने का प्रयास करेंगे, उसके गोपनीय जीवन से जुड़ी चीजों को भी जानने का प्रयास करेंगे, जिनको हम अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, ये जो गणनात्मक शोध है उसमें हम नहीं प्राप्त कर सकते। अब ये प्रश्न उठता है कि गुणात्मक शोध में वैधता या विश्वसनीयता क्या होती है? ये भी है। वास्तव में
गुणात्मक शोध की यह मांग रहती है कि संकलित आंकड़े विश्वसनीय एवं वैध हो। कोई भी रिसर्च है, कोई भी अनुसंधान आप करेंगे, विश्वसनीयता या संबंध पुनरावृत्ति से है। पुनरावृत्ति का भी जरूरी है, होना जरूरी है। अर्थात यदि दो शोधकर्ता एक जैसे निष्कर्ष निकालते हैं अथवा एक शोधकर्ता द्वारा निकाले गए निष्कर्ष दो समयों पर सुसंगत होते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, तो ऐसे अध्ययनों को विश्वसनीय कहा जाएगा। लेकिन यदि माप में निदर्शन त्रुटि, सैंपलिंग एरर पाई जाती है, तो उसे अविश्वसनीय माना जाता है। विश्वसनीयता की एक उच्च एवं निम्न सीमा होती है। कोई भी हम शोध करेंगे तो गुणात्मक अध्ययनों में आंकड़ों की विश्वसनीयता एक गंभीर समस्या मानी जाती है। लोग कहते हैं कि इसमें कभी कभी अनुसंधानकर्ता मनमानी तरह अपना विवेचन कर देता है और संख्यात्मक आधार पर नहीं होता है, उसमें ये संभावना ही नहीं रहती है गणनात्मक पद्धति में। चूंकि ऐसे अध्ययनों में कोई वस्तुनिष्ठ पैमाना प्रयोग में नहीं लाया जाता, गुणात्मक अध्ययनों में, जहां तक बात है, इसलिए विश्वसनीयता का प्रश्न अधिक उठाया जाता है। गुणात्मक शोध की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारणों में किसी अध्ययनरत समूह की संरचना का बाह्य एवं आंतरिक कारणों के प्रभावों से निरंतर परिवर्तित होना, इस संरचना का समय के अंतराल में अत्यधिक परिवर्तित हो जाना, अध्ययन संबंधी कसौटी के रूप में अंतर आ जाना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती। तो अब क्या होगा कि गुणात्मक अध्ययन की विश्वसनीयता को नापने के लिए हमें कुछ पद्धतियों को अपनाया जाएगा और अपनाया जाता है और अपनाना चाहिए। जैसे टेस्ट रीटेस्ट पद्धति, जिसे हम कहते हैं परीक्षा पुनर्परीक्षा पद्धति। विश्वसनीयता की मापने में की इस पद्धति में एक ही माप में को अध्ययनरत समूह पर दो समयों पर लागू किया जाता है। यदि दोनों समयों पर निष्कर्ष एक समान होते हैं तो उस माप को विश्वसनीय मान लिया जाता है। ये भी हम ऐसा कर सकते हैं, टेस्टिंग और रीटेस्टिंग कर सकते हैं। फिर तुलनीय प्रकार हो जाता है, तुलनीय प्रकार पद्धति जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। इस पद्धति के मापन हेतु दो एक समान मापकों का निर्माण किया जाता है। यदि दोनों द्वारा समान निष्कर्ष प्राप्त होते हैं तो उन्हें विश्वसनीय मानता है। तो यह भी एक पद्धति हो सकती है हमें गुणात्मक पद्धति को मेजरमेंट करने के लिए। और तीसरी चीज हो सकती है क्या, इंटरनल कंसिस्टेंसी, जिसे हम कहते हैं आंतरिक संगति पद्धति, इंटरनल कंसिस्टेंसी। यह सर्वाधिक प्रचलित पद्धति, इसको बहुत प्रचलन में लिया जाता है। इसमें माप में सम्मिलित प्रश्नों को स्वैच्छिक रूप से दो समूहों में विभाजित किया जाता है। इन दोनों समूहों में पाया जाने वाला सहसंबंध आंतरिक संगति तथा माप की विश्वसनीयता को दर्शाता है। तो विश्वसनीयता के विपरीत वैधता का संबंध सूचना संकलित करने में प्रयुक्त प्रविधि एवं पद्धति की जो यथार्थता है या परिशुद्धता है, इसको समझने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली बात यह कि चयनित प्रविधि या पद्धति द्वारा उसी चीज का अध्ययन किया जा रहा है जिसका कि हम करना चाहते हैं। हम क्या पता लगाना चाहते हैं, किन चीजों का भी अध्ययन करना चाहते हैं, यह बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर यह स्पष्ट नहीं होगा, मुझे हवा में तीर नहीं चलाना है यहां। क्योंकि जब हम सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ही एक तरह से वैलेंस हमारे दिमाग की आवश्यकता होती है ना। वहां तो हमें बायस्ड होना है, पक्षपात करना है किसी के साथ, न मनमानी करना है। तो इसलिए जो है हम क्या अध्ययन करना चाहते हैं, ये गुणात्मक शोध प्रविधि की वैधता को समझने के लिए
या विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए हमें जानना जरूरी है। अब जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को हम, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं वैधता को स्थापित करने में। जैसे सामाजिक अवरोधों के कारण एक समूह के व्यक्ति प्रायः अपनी स्वाभाविक नापसंद को व्यक्त नहीं करते। दो समूह को लेंगे तो हो सकता है कि एक समूह बहुत ही खुल करके उत्तर दे रहा हो, दूसरा समूह नहीं दे रहा है। सामान्यतः सूचनादाता उचित संपर्क के अभाव में सही सूचनाएं नहीं देते हैं। ये भी एक वैधता खड़ी हो जाती है, एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो शोधकर्ता एवं सूचनादाता की स्थिति में जो होना चाहिए, वो हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि यदि सूचनादाता में निम्नता की भावना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, तो वह सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर देने का प्रयास करता है। तो जो उत्तरदाता है, उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा होने नहीं देना है, उसमें हीनता की भावना नहीं आने, उसके मनोबल को हमेशा बढ़ाए रखना है। और तभी जो है हम गुणात्मक शोध में सही चीजों का आकलन कर सकें। अब गणनात्मक शोध के बारे में अगर बात करेंगे, जिसे हम परिमाणात्मक कहते हैं। गणनात्मक शोध का संबंध विभिन्न चरों के संबंधों की स्थापना से है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, आप अध्ययन करेंगे। हम उम्र भी एक वेरिएबल्स हो जाता है, जाति भी एक वेरिएबल्स हो गया, आय भी एक वेरिएबल्स हो गया, एजुकेशन भी एक वेरिएबल्स हो गया। और इनके बीच में क्या संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों को जानना जब हम अध्ययन करते हैं तो गणनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो ये जो चर हैं, चर कुछ भी हो सकता है। चर जो वेरिएबल्स हमारे टाइम भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स कोई ट्रीटमेंट या कोई प्लानिंग, कोई योजना भी हो सकती है, वेरिएबल्स हमारा मॉडर्नाइजेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इन चरों का सूचनादाताओं के निदर्शन के आधार पर मापन करने का प्रयास किया जाता है। चरों में पाए जाने वाले संबंधों का प्रदर्शन सांख्यिकी पद्धतियों जैसे सहसंबंध, प्रतिगमन, साहचर, बहुत सारे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हम करते हैं और उसके आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो वास्तव में गणनात्मक शोध को एक प्रभावी भूमिका में निर्मित करता है। वास्तव में गणनात्मक जो संबंधी अध्ययन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है वर्णनात्मक अध्ययन और दूसरा होता है प्रायोगिक अध्ययन। वर्णनात्मक अध्ययन में इस प्रकार के अध्ययनों में व्यवहार या परिस्थितियों को परिवर्तित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया जाता, उन्हें उसी रूप में मापने का प्रयास किया जाता है जिस रूप में वे विद्यमान होती हैं। तो इस प्रकार के अध्ययनों का प्रेक्षणात्मक अध्ययन जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, इनको ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी हम कहते हैं, प्रेक्षणात्मक अध्ययन उसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अध्ययन वस्तु या उसमें बिना किसी हस्तक्षेप के अवलोकन किया जाता है। और दूसरा क्या होता है, इसका प्रायोगिक अध्ययन होता है। और प्रायोगिक अध्ययनों में दो चरों के संबंध स्थापित करने हेतु उनका मापन किया जाता है। फिर नियंत्रण एवं हस्तक्षेप कर पुनः मापन किया जाता है। जैसा आपको बताया था कि हम एक को कंट्रोल कर देते हैं, दूसरे को उसी तरह रहने देते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यह ज्ञात हो सके कि नियंत्रण एवं हस्तक्षेप का परिणाम क्या होता है। तो इस प्रकार के अध्ययनों में एक चर को नियंत्रित चर तथा दूसरे को आश्रित चर कहा जाता है। वास्तव में गणनात्मक शोध एवं अनुमापन से संबंधित अध्ययनों की कुछ मान्यताएं होती हैं।
और इन मान्यताओं के आधार पर इनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे विभिन्न चरों में पाए जाने वाले संबंधों का यथार्थ मापन संभव है कि नहीं है। यह भी हमें ध्यान देना है। दूसरा, सामाजिक व्यवहार एवं घटनाओं से संबंधित अध्ययनों में भी कारण प्रभाव संबंधों की स्थापना करना संभव है। कारण और प्रभाव, काउज एंड इफेक्ट, किसी भी घटना में कौन से कारण हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। एक और मान्यता हो सकती है कि मनुष्य के व्यवहार एवं सामाजिक घटनाओं के व्यवहार, इनमें बहुत सारे अनेक समरूपताएं पाई जाती हैं। तो इन समरूपताओं का भी हमें ध्यान रखना है। और मूर्त सामाजिक घटनाओं के साथ साथ अनेक अमूर्त विषय जैसे सामाजिक दूरी, मूल्यों में भिन्नता इत्यादि का परिमाणात्मक अध्ययन संभव है और इनके माप हेतु पद्धतियां उपलब्ध हैं, अतः इनका निर्माण किया जा सकता है। तो गणनात्मक पद्धति में जो है, हम सांख्यिकी विश्लेषण को ज्यादा प्रभावी बनाते हैं और इनका भी जो है रीटेस्टिंग, टेस्टिंग, ये सब किया जा सकता है। गुडे हैट ने पैमानों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए 4 पद्धतियां बताई थी। एक तार्किक प्रमाणीकरण, लॉजिकल वैलिडेशन, तार्किक प्रमाणीकरण, लॉजिकल वैलिडिटेशन। दूसरा पंचों की राय, जूरी ओपिनियन, परिचित समूह, नॉन ग्रुप्स, और स्वतंत्र मापदंड, इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया। ये जो 4 पद्धतियों का उल्लेख उन्होंने किसके लिए किया था? सामाजिक शोधों में अपनाए जाने वाले मापों की प्रामाणिकता जानने के लिए। इन चारों में तार्किक प्रमाणीकरण, इस पद्धति के अंतर्गत यदि पैमाना तर्क एवं सामान्य ज्ञान के अनुकूल प्रतीत होता है तो उसे प्रमाणित करना माना जा सकता है। और पंचों की राय, यह पद्धति भी तार्किक प्रमाणीकरण का प्रचार मात्र है। प्रसार मात्र कैसे है? क्योंकि इसमें तर्क की दृष्टि, तर्क की पुष्टि पैमाना लागू किए जाने वाले व्यक्तियों के चुने हुए समूह द्वारा की जाती है। उसमें विशेषज्ञों या की क्या राय होती है? यहां पंचों की राय का मतलब होगा जो विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी क्या राय? यदि उनकी राय में परिणाम ठीक है तो पैमानों को प्रमाणित मान लिया जाता है। कोविड के बारे में बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं, लेकिन अभी राय एक जैसा नहीं बनी है। जिस दिन सारे साइंटिस्टों की राय एक जैसी हो जाएगी, उनमें सिमिलरिटी आ जाएगी, तो उसका इलाज और भी बेहतर हो जाएगा। और नॉन ग्रुप्स क्या कहते हैं? जिसको हम जानते हैं। इस पद्धति में विशेषज्ञों की अपेक्षा पैमाने का प्रयोग उन समूहों पर किया जाता है जिनके विषय में हम पहले से परिचित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम चर्च के बारे में मनोवृत्तियों को मापना है तो पैमाने का प्रयोग पहले चर्च जाने वाले समूहों पर किया जाएगा। एग्जाम्पल, या यदि मंदिर के बारे में मनोवृत्तियों का नापना है कि मंदिर जाने में लोगों के एटीट्यूड्स, लोगों की मनोवृत्तियां कितना प्रभावित होती हैं, क्यों जाते हैं लोग मंदिर, तो पहले मंदिर जाने वाले समूह पर यह प्रयोग किया जाएगा, दूसरे लोगों पर नहीं किया जाएगा।
जो लोग मंदिर जाते हैं, हम उन्हीं पर प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो वो नॉन ग्रुप से हैं कि हम जानते हैं कि ये लोग मंदिर जाते हैं, ये प्रतिदिन चिरहुला मंदिर जा रहे हैं, हर शनिवार को जाते हैं, मंगलवार जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम कहां मेजरमेंट करेंगे? दूसरे लोगों पे नहीं करेंगे, हम उसी परिचित समूह या नॉन ग्रुप पर ही करेंगे। और स्वतंत्र मापदंड क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया। इसमें पैमाने की प्रामाणिकता को जांच करने के लिए उसे विभिन्न स्वतंत्र कारकों पर भी लागू किया जाता है। यदि घटना तथा उसमें संबंधित विभिन्न स्वतंत्र कारक एक समान परिणाम प्राप्त होते हैं, तो पैमाने को प्रामाणिक माना जा सकता है। तो ये जो गणनात्मक पद्धति है, शोध पद्धति है, गणनात्मक शोध पद्धति एक तरह से संख्यात्मक आंकड़ों पर ज्यादा विश्वास देती है। इन दोनों में अंतर भी है, गणनात्मक और गणनात्मक पद्धति दोनों में अंतर भी होती है। अंतर अंतर के बिंदु अलग अलग हो सकते हैं, प्रकृति हो सकती है, दृष्टिकोण हो सकती है, शोध के प्रकार हो सकते हैं, निदर्शन होते हैं। जैसे गुणात्मक शोध में हम उद्देश्यपूर्ण निदर्शन करते हैं, लेकिन गणनात्मक शोध हम करेंगे तो उसमें हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे, उसमें हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं। अन्वेषण, उपकल्पना, विश्लेषण, उद्देश्य, पद्धतियां, परिणाम, इन सब के आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गुणात्मक शोध से अभिप्राय मुख्य रूप से ऐसे अन्वेषणात्मक शोध से है जिसका प्रयोग कारणों, मतों एवं प्रेरणाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और गणनात्मक शोध वह शोध होता है जो नंबरों या संख्याओं से संबंधित सामग्री के प्रयोग द्वारा समस्या का परिमाणात्मक स्वरूप प्रदान करता है, ताकि सामग्री को सांख्यिकी के रूप में समझा जा सके। तो इस तरह से ये जो है, दोनों गणनात्मक और गुणात्मक शोध के बारे में हमने आज चर्चा की। ये चर्चा आज हम यही विराम देंगे। अब आप अगली कक्षा में जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली हमारी चर्चा होगी, वो आपके ऊपर निर्भर करेगी कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, किस चैप्टर को फिर से रिपीट करना चाहते हैं, को समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसको आप फिर से बता देंगे कि हाँ, ये चैप्टर हमें फिर से बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। हो सकता है कि हम टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दें, क्योंकि हमें ये 40 मिनट में रिसर्च मेथोलॉजी को पढ़ाने में मजा नहीं आता है। कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। 1 घंटे जब हम पढ़ाएंगे तभी वो बातें समझ में आती हैं। तो टाइमिंग वो हम चेंज कर सकते हैं, वो अपने ऊपर, जब आप लोगों की सारी क्लास खत्म हो जाएगी तो हम उसको टाइमिंग ले सकते हैं। ठीक है ना?